Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is related to nuclear laws and the role of opposition. तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या डिस्कशन चल रही है कि कैसे गवर्नमेंट चाहती है इस वक्त जो दो लॉज हैं, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, उनको हम अमेंड करें। क्यों? सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि अगर भगवान ने करे ऐसा कुछ ऊपर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो कौन कंपनसेशन पे करेगा उसकी, तो वो ये वाला एक्ट डिसाइड करता है। और जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है वो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करता है और करंटली प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता है। हमारा गवर्नमेंट का एम क्या है कि वो चाहती है कि सप्लायर की लाइबिलिटी को हम हटाएं, ऑपरेटर्स को ही फुली रिस्पॉन्सिबल बनाएं और अलाउ करें प्राइवेट कंपनीज़ को न्यूक्लियर एनर्जी में आने के लिए। कि प्राइवेट कंपनीज आएंगी तभी हम अपने जो टारगेट्स हैं जो हम लाना चाहते हैं वो मीट कर सकते हैं। वाई इज़ दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट गोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं न्यूक्लियर पावर पे। जो करंट न्यूक्लियर कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 3% है टोटल इलेक्ट्रिसिटी का। जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं कि हम 22.48 गीगावाट कैपेसिटी कर दें 32 ईयर तक, और सेंचुरी ऑफ इंडिपेंडेंस ईयर यानी कि 2047 तक हम 100 गीगावाट इतना एनर्जी टारगेट मीट कर सकें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? 2007 से 10 में भी बहुत डिबेट चली पार्लियामेंट में अराउंड इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। फिर सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जो 2010 में आया वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद आया। गल्फ ऑयल स्पिल और फुकुशिमा डिज़ास्टर मेमोरीज के बाद वो इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है। ओपोजिशन इंसिस्टेड ऑन मेकिंग सप्लायर्स और फॉरेन कंपनीज ऑल्सो लाइबल फॉर द एक्सीडेंट्स, क्योंकि फॉरेन सप्लायर्स नहीं, और इसके कारण जो फॉरेन सप्लायर्स हैं उन्होंने दूर रहना शुरू कर दिया। अटेम्प्ट्स करे गए टू फिक्स दिस इन लेटर ईयर्स बट लेकिन वो भी सक्सीड नहीं करे गए हैं। वाई द ऑपोजिशन इज़ कंसर्न नाउ? जो कांग्रेस पार्टी के ऑब्जेक्शंस हैं, या बेसिकली ऑपोजिशन हम लेके चलेंगे, हमें पार्टीज़ वगैरह से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिक्स में हमें जाना ही नहीं है। फरवरी 2025 में उन्होंने क्या करा कि अमेंडिंग लॉज, वो कह रहे हैं कि उससे सप्लायर की अगर अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट हो जाएगी तो रिस्क बढ़ रहा है इंडियन सिटीजन्स पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है। इसको ऐसे देखा जा रहा है कि सीन एज प्रोटेक्टिंग फॉरेन कंपनीज स्पेशली यूएस एंड फ्रांस। तो ये चीज़ इन चीज़ों से लिंक करी जा रही है। पास्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑपोजिशन फ्लिप फ्लॉप्स। तो पेटेंट्स एक्ट 1970 की अमेंडमेंट हुई, इनिशियली पहले अपोज करी गई, बाद में फिर सपोर्ट करी गई। फिर इंश्योरेंस एफडीआई बिल एंड लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो बांग्लादेश के साथ हुआ था, पहले उसे रोका गया फिर बाद में सपोर्ट किया गया। तो इससे शो होता है कि जो ऑपोजिशन है उसने काफ़ी बार अपने स्टैंड चेंज करे हैं जब पावर में हो और जब नेशनल इंटरेस्ट डिमांड करे। बिगर इश्यूज टाइड टू न्यूक्लियर एनर्जी क्या है कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, काफ़ी कंट्रीज़ पुश कर रही हैं इस न्यू टेक्नोलॉजी को, इंडिया भी इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है। वेस्ट मैनेजमेंट, जो न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल है, वो अभी भी एक ग्लोबल चैलेंज बना हुआ है। सेफ्टी वर्सेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो इनका बैलेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट्स नीडेड नाउ? एक सीरियस वेल राउंडेड डिबेट चाहिए पार्लियामेंट में, क्योंकि जनरली अभी मॉनसून सेशन में एक्सपेक्टेड है कि ये लाया जाएगा, तो तब सारी एक डिस्कशन दोबारा से गो थ्रू करी जाएगी। तो क्या सप्लायर्स को लायबल होना चाहिए या सिर्फ ऑपरेटर्स को? क्या प्राइवेट कंपनीज अलाउ करी जानी चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी में? और कैसे हम सिटीजन्स की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों को बैलेंस करके कैसे चल सकते हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन अच्छे से होनी चाहिए। ऑपोजिशन को भी एक क्लियर कंसिस्टेंट स्टैंड रखना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी पोजीशंस पॉलिटिकल कन्वीनियंस के साथ हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ वाई इंडिया नीड्स अ नेशनल स्पेस लॉ। तो हम अब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सक्सेस में अब हम सेकेंड नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं, अपना सेकेंड। तो फ्यूचर मिशंस क्या रहेंगे हमारे? अभी गगनयान है, चंद्रयान फॉलोअप्स हैं, भारत अंतरिक्ष स्टेशन है। डिस्पाइट बिग अचीवमेंट्स हमारे पास कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है अभी तक स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए हमारी जो उसे मैनेज करे। व्हाट डज ग्लोबल स्पेस लॉ से? द आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की जो है वो कहती है कि जो स्पेस है वो सारी ह्यूमैनिटी के लिए है, कोई कंट्री उसको ओन नहीं कर सकती है। नेशंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। लाइबिलिटी क्या है कि अगर कुछ गलत होता है तो कंट्री खुद अकाउंटेबल है उसके लिए, जो भी डैमेज कोई भी सैटेलाइट से होता है। तो प्रॉब्लम है इसकी, ये जो ट्रीटीज़ हैं ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नहीं है, हर कंट्री को
एक अपना खुद का नेशनल स्पेस लॉ बनाना पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए। वाई नेशनल स्पेस लॉज आर इम्पॉर्टेंट, तो इससे क्या एक प्रेडिक्टेबिलिटी, एक लीगल क्लैरिटी आती है, स्टेबल रेगुलेशंस आती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल नेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स जो भी वो स्पेस में करते हैं। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है या कुछ भी चीज़ें करते हैं तो वो नेशन इज़ अकाउंटेबल। तो काफ़ी कंट्रीज़ जैसे कि यूएस, जापान, लग्जमबर्ग, इनके पास ऑलरेडी ऐसे लॉज हैं जो सपोर्ट करते हैं लाइसेंसिंग, लाइबिलिटी और कमर्शियल राइट्स। बिना लॉज के स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनीज़ को अनसर्टेनिटी फेस करते हैं, डिलेज आते हैं, उनके मल्टीपल मिनिस्ट्री क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी कम होता जाता है इससे। इंडियाज़ अप्रोच सो फार, तो इंडिया स्टेप बाय स्टेप चल रही है। उसके पास एक कैटलॉग है अपना इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेस इंडस्ट्री का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंश्योर कर रहा है। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 हमारी प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी इनकरेज कर रही है। इन स्पेस नॉर्म्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स, रूल्स फॉर ऑथराइजिंग प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज़। मिसिंग पीस क्या है, हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस एक्टिविटीज़ लॉ नहीं है अभी तक जो हमारे OST प्रिंसिपल्स को इंडियन लॉ में लाए। इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव एंड चैलेंजेस, जो करंट फ्रेमवर्क है वो बहुत कंफ्यूजिंग और स्लो है, मल्टीपल मिनिस्ट्री क्लियरेंसेस अप्रूवल चाहिए, इतने में तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। नई इनोवेशन कैसे आएगी, मतलब जब तक वो आएगी नई चीज़ आ जाएगी, आपने कोई चीज़ सोची नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो तो चीज़ें टाइम करती हैं। प्रायोरिटीज़ जो आइडेंटिफाई करी गई हैं बाय कैप्टन TH आनंद राव, इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने, उन्होंने क्या कहा है कि हम इन स्पेस स्टैट्यूटरी पावर्स दें ताकि वो एक मेन रेगुलेटर बना दे उसको, क्लियर लाइसेंसिंग रूल्स डिफाइन करें, टाइमलाइंस, फीस, क्वालिफिकेशंस, रीजंस जो भी अप्रूवल या डिनाइल के होंगे, सिंप्लीफाई करें FDI नॉर्म्स, अलाउ करें 100% FDI इन सैटेलाइट कंपोनेंट्स, अफोर्डेबल इंश्योरेंस फॉर स्टार्टअप्स, सिंस जो सैटेलाइट्स है वो काफ़ी हाई वैल्यू और हाई रिस्क पे हैं तो उनके लिए अफोर्डेबल इंश्योरेंस हो। स्ट्रॉन्ग IP प्रोटेक्शन हम प्रिवेंट करें टेक और टैलेंट माइग्रेशन अब्रॉड। मैंडेटरी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड डेब्रिस मैनेजमेंट लॉज हो हमारे पास, इंडिपेंडेंट एपिलेट बॉडी हो जो कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड कर पाए। वाई इंश्योरेंस फ्रेमवर्क मैटर्स, तो इंडिया जो है इंटरनेशनली लाइबल है अपने डैमेजेस के लिए फ्रॉम स्पेस एक्टिविटीज़। तो प्राइवेट कंपनीज़ को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए जो उन्हें प्रोटेक्ट करे, both them and the government. विदाउट अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्मॉल स्टार्टअप्स जो हैं वो कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं हाई वैल्यू स्पेस प्रोजेक्ट्स में। तो द बॉटम लाइन इज़ कि जो इंडिया का स्पेस जर्नी है वो बूम कर रहा है, बट बिना एक नेशनल स्पेस लॉ के जो प्रोग्रेस है वो स्लो रहेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी है चीज़ों में, फीस नहीं पता है, क्या लीगल काम करना है वो नहीं पता है, कितने मिनिस्ट्री के अप्रूवल्स चाहिए, क्या चाहिए, कैसे पेपर वर्क करना है, उन सब चीज़ों में अनसर्टेनिटी है। सच अ लॉ वुड सिक्योर सिटीजन सेफ्टी and India's international credibility, give clarity and protection to startups and investors, और इंडिया को हेल्प करेगा एक ग्लोबल स्पेस लीडर बनने में इन दिस कॉम्पिटिटिव एरिया। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे।